तो सर किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन होने से बचाने के लिए क्या क्या स्टेप लेने चाहिए? तो आपके अकॉर्डिंग सर ब्रांड्स को फॉलोअर्स से फ़र्क पड़ना चाहिए? बहुत सारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो वाइप आउट हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? थोड़ा अनएथिकल प्रैक्टिस में या कुछ भी गलत हुआ है अकाउंट पे, या कुछ भी ऐसा हुआ है जो मेटा की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में है, तो उन्होंने उन अकाउंट्स को हटा दिया सब। रीच इतनी अच्छी नहीं है, कंटेंट क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके फॉलोअर्स 100K 200K 1 मिलियन है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग देयर। तो अभी सर जितने भी इंस्टाग्राम अकाउंट जो डिलीट हुए हैं, है ना, वाइप आउट हुए हैं, क्या वो रिकवर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। सभी सोशल मीडिया यूज करते हैं, सबके पास इंस्टाग्राम है, तो वो ऐसी कुछ चीज़ें करें जिससे इन फ्यूचर उनका अकाउंट डिलीट ना हो? एक तो कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस पे जाओ ही मत। थर्ड पार्टी कोई कहीं पे भी आपका फेसबुक लॉगिन या मेटा लॉगिन या फिर इंस्टाग्राम पासवर्ड और यूज़र नेम मांग रहा है, तो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं डालना है, वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इट्स ए गोल्डन पीरियड डेफिनेटली। जो भी क्रिएटर्स जो हमें देख पा रहा है और उसके बहुत ज़्यादा फॉलोवर नहीं है, उसके बाद अगर वो ब्रांड से रीच आउट करना चाहे, तो वो कम फॉलोवर्स वाला क्रिएटर ब्रांड से कैसे रीच आउट कर सकता है? सर तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल संदीप जी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिल गहलावत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू संदीप जी कि उन्होंने स्काई टॉक्स पे मुझे यहाँ बुलाया, हम इस एक अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन करने बैठे हैं। सो माय नेम इज़ अनिल गहलावत और मैं जयपुर में एक सोशल मीडिया एजेंसी रन करता हूँ जिसका नाम है वॉइजर कोर कंसल्टिंग। हम डिफरेंट ब्रांड्स के साथ में सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, उनके लिए उनकी ब्रांडिंग हैंडल कर रहे हैं, उनकी ब्रांड पोजिशनिंग हैंडल कर रहे हैं, और हम उनकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग्स लाइक उनकी सेल्स वाला पार्ट सोशल मीडिया पे हैंडल करते हैं, सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊँ तो जी। और आज हम सोशल मीडिया के ऊपर ही कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने यहाँ पे बैठे हैं। तो जैसे कि कोर बिजनेस हमारा ब्रांड्स के साथ में काम करना है, ब्रांड्स को हम सोशल मीडिया पे स्ट्रेटजीज से लेकर के पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन देते हैं, उनका सेल्स फनल तक उनके साथ में काम करते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करते हैं। तो उसी सारे सेगमेंट के बीच में कुछ सोशल मीडिया को लेकर के और ब्रांडिंग को लेकर के हम संदीप जी के साथ अब कुछ डिस्कशन आपके सामने करेंगे। जी, अभी सर आपने बताया ब्रांड्स को लेकर काम करते हैं, तो आप किस प्रकार के ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं? संदीप जी, हमारे पास में ब्रांड्स मिड साइज़ बिजनेसेस से लेकर के लार्ज स्केल कुछ बिजनेसेस भी हैं और कुछ D2C और कुछ छोटे लोकल ब्रांड्स भी हैं। अब ये होता है कि जयपुर जैसी सिटी में जब क्लाइंट्स को अपन टेक केयर करते हैं तो सारे बड़े ब्रांड्स तो नहीं होते हैं आपके पास में, पर हाँ मिड साइज से लेकर के और काफ़ी अच्छे लेवल तक क्लाइंट्स के साथ अपन काम कर रहे हैं। जी, तो सर ब्रांड्स के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं? ब्रांड्स की इम्पोर्टेंस की बात यह है, प्लेटफॉर्म के बारे में अपन देखें तो कि उनकी नीश पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक D2C ब्रांड है, एक क्लोथिंग ब्रांड है, या उनको कस्टमर्स चाहिए, तो वो क्या हो गया कि एक तरह से B2C बिजनेस हो गया उनके लिए, तो वहाँ पे इंस्टाग्राम और मेटा जैसे प्लेटफॉर्म उनके लिए ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। और अगर मैं समझूँ कि जैसे मेरा ब्रांड है तो हम B2B में हैं, हम दूसरे बिजनेसेस का टेक केयर करते हैं, तो हमारे लिए लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि बिजनेस साइज़ कैसा है, बिजनेस का नीश कैसा है और आप किसको एंटरटेन कर रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता है। तो अभी सर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो वाइप आउट हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? संदीप जी, लगभग 1 या 1.5 वीक से ऐसा चल रहा है, और आपने भी सुना होगा, आपके आसपास में कोई दोस्त इन्फ्लुएंसर होगा या कोई ब्रांड आपसे नोन होगी, या जयपुर में भी आप देखो तो बड़े बड़े ब्रांड हैं। अजमेर रोड पे एक बहुत अच्छा जिम था, है मतलब उनका पेज वाइप आउट हो गया। 22 गोदाम पे एक बहुत बड़ा कैफ़े हुआ करता है जयपुर में, उनका भी काफ़ी अच्छा पेज था, वो गायब हो गया। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके पेजेस वाइप आउट हो गए। इंस्टाग्राम एक्चुअली अपने खुद की सोसाइटी और कम्युनिटी को प्रोटेक्शन को लेके बहुत डिफेंसिव हो गया है। तो अब ऐसी अनएथिकल चीज़ें नहीं चलेंगी आगे। काफ़ी टाइम से लोग नोटिफिकेशन वगैरह निकाल रहे थे, लोगों को मेल्स में भी वार्निंग मेल्स भी भेज रहे थे, और इस बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बिल्कुल स्ट्रांगली बिल्कुल हटा दिए सारे पेजेस जो उनको लगा कि ये थोड़ा अनएथिकल प्रैक्टिस में, या कुछ भी गलत हुआ है अकाउंट पे, या कुछ भी ऐसा हुआ है जो मेटा की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में है, तो उन्होंने उन अकाउंट्स को हटा दिया सब। तो अभी आपने बात की मेटा की पॉलिसी, हाँ। तो मेटा का इसके पीछे क्या इंटेंशन था? इंटेंशन एक तो अपनी खुद की कम्युनिटी को सेफ रखना, और दूसरा अपना जो उनका सबसे मेन गोल जो है ना, वो एक तरह से ये हो जाता है कि मेटा से जब आप एड्स रन करोगे, उनका मेटा एडवर्टाइजमेंट जब यूज़ करके, टूल्स यूज़ करके जब आप एड रन करोगे, तो एथिकल प्रैक्टिस है, वहाँ से उसके लिए एक रेवेन्यू मॉडल जनरेट हो रहा है। और आप क्या कर रहे हो कि आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जाके फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो, आप अपने लाइक्स डिसलाइक्स और अपने फ़ायदे के लिए मोल्ड करने के लिए उसको दूसरी प्रैक्टिसेस में लेके आ रहे हो। तो मेटा का जो मेन इसमें हित है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। एडवर्टाइजिंग के लिए उसको ये करना है कि भाई मुझे ही पैसा चाहिए, दूसरा उसको सेफ्टी इश्यूज़ भी हैं कि मेरे लॉगिन्स कहीं थर्ड पार्टी के पास में है,
डेटा सेंसिटिव चीज़ है उसके पास में, तो वो नहीं चाहता कि कोई और इसका फ़ायदा उठाए, तो वो ऐसा करेंगे ही करेंगे ऑब्वियसली। अभी आपने बात करी सर थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी ऐप का क्या सिस्टम है, लाइक क्या है ये? ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं या टूल्स आते हैं या प्लेटफॉर्म्स, वेब प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप बोट फॉलोअर्स खरीदते हो, लाइक्स खरीदते हो, कमेंट्स खरीदते हो, आप फॉलोअर्स भी खरीदते हो, इंगेजमेंट शो करने के लिए बिजनेसेस के अकाउंट पे भी ऐसी चीज़ें बहुत बार होती हैं। इन्फ्लुएंसर्स भी, कई बार आपने देखा है कोई इन्फ्लुएंसर है उसके पेज पे रीच इतनी अच्छी नहीं है, कंटेंट क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके फॉलोअर्स 100K 200K 1 मिलियन है, फिर उस पर लाइक्स आ रहे हैं 100 150 10 कमेंट्स आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग देयर। आप उनके कमेंट बॉक्स में भी जाके देखोगे तो कुछ XYZ कुछ भी अजीब से नेम ने लाइक किया हुआ है, उसको आप ओपन करके देखोगे तो उसके फॉलोअर्स 1 या 2 हैं, डीपी प्रोफाइल है ही नहीं, 0 पोस्टिंग है, और फॉलोइंग उन्होंने खुद ने कम से कम थाउजेंड्स ऑफ पेजेस को फॉलो किया होता है, तो बोट फॉलोअर्स हैं एक तरह से, वो बोट्स के थ्रू बनाए हुए हैं, एजेंट्स के थ्रू बनाए हुए हैं, तो बहुत सारी एजेंसीज ऐसे काम करती हैं। वापस से रिपीट करूँगा एक बार ये वाला ना। हाँ, तो सर अभी जितने भी इंस्टाग्राम अकाउंट जो डिलीट हुए हैं, वाइप आउट हुए हैं ना, हाँ, उनके पीछे मेन रीज़न क्या था? इंस्टाग्राम पे जो आज के दिन वाइप आउट हुआ, इनके पीछे मेन रीजन पूरा यही था कि इंस्टाग्राम अपनी पॉलिसीज को लेके स्ट्रिक्ट हो रहा है, अपने प्लेटफॉर्म की सेफ्टी को लेके स्ट्रिक्ट हो रहा है, और अपने एडवर्टाइजर रूल्स को लेके स्ट्रिक्ट हो रहा है। वो नहीं चाहता कि उसका एडवर्टाइजमेंट अमाउंट कहीं और स्पेंड हो, लोग और कहीं पे जाके स्पेंड करें। अवेयरनेस एड्स के थ्रू भी रियल और ऑर्गेनिक वे में फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, एंगेजमेंट रीच अच्छी आ सकती है, तो मेटा नहीं चाहता कि ये चीज़ें कहीं और जगह से हों, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से हों, उनका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो, यूजर और कम्युनिटी की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो अभी सर जितने भी इंस्टाग्राम अकाउंट जो डिलीट हुए हैं, है ना, वाइप आउट हुए हैं, क्या वो रिकवर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, पर डिपेंड कर सकता है कंडीशंस पे। अलग अलग कंडीशन है इसके अंदर में, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सिर्फ अभी डीएक्टिवेट हुआ है और आपको एक वार्निंग मेल भी आया है साथ में, तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप जाके अपने अकाउंट को वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाओ, डिटेल्स डालो और अपील डालो, और मे बी 60-70% चांसेस है कि आपका अकाउंट रिकवर हो जाए। दूसरा ये कि अगर बिल्कुल ही ऐसे भी कुछ पेजेस है जिन पे बहुत ज़्यादा अनएथिकल प्रैक्टिसेस हुई, जब किसी ने रिपोर्ट किया ना आपके पेज को, मान लो किसी ने रिपोर्ट किया 2-4 लोगों ने, और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आप अपील करोगे और वो रीएक्टिवेट हो जाएगा, वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा बस आपके साथ में। लेकिन अगर आपने कुछ अनवांटेड प्रैक्टिसेस करी थी, रॉन्ग तरीके से फॉलोअर्स बढ़ाए या बोट्स बढ़ाए या कुछ एंगेजमेंट ऐसी ली, तो चांसेस हैं कि क्या पता आपका पेज वापस नहीं आए, वो पूरी तरह से ही, उसको बोलते हैं कि इंस्टा ने पूरी तरह से डिलीट कर दिया हो आपका अकाउंट। तो फिर वो वापस आने के चांसेस बहुत कम है। दूसरा, अपील के टाइम पे भी डिपेंड करता है। विदिन, जैसे ही आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ, आपको पता चला कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट या रिमूव हो गया, विदिन 48 आवर्स या 24 आवर्स में आपने अपील कर दिया, तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं आपके अकाउंट के रीएक्टिवेट होने के। और अगर आपने अपील में ही टाइम लगा दिया तो नहीं होगा फिर। और अपील करने के प्लेटफॉर्म भी बहुत बेसिक हैं कि इनका एक डीएक्टिवेशन को एक्टिवेट करने का प्रोसेस के लिए एक लिंक है इंस्टाग्राम का, उसी के थ्रू करें। अगर थर्ड पार्टी से वो चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो आप, तो फिर वापस आपका पेज बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो इनका अपना एक चैनल बनाया हुआ उन्होंने अपील करने के लिए, वहीं से ही अपने को अप्लाई करना चाहिए। तो अभी सर जो भी हमारे दर्शक जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सभी सोशल मीडिया यूज करते हैं, सबके पास इंस्टाग्राम है, तो वो ऐसी कुछ चीज़ें करें जिससे इन फ्यूचर उनका अकाउंट डिलीट ना हो? एक तो कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस पे जाओ ही मत। कोई भी आदमी अगर आपको कोई चीज़ रॉन्गफुली आपको ट्रीट कर रहा है, आप मैसेज कर रहा है, अपना कुछ सेल्स बेच रहा है आपको आपके डीएम्स में कि मैं आपके फॉलोअर्स बढ़वा दूंगा, आपके लाइक्स बढ़वा दूंगा, आपकी इंगेजमेंट बढ़वा दूंगा, तो ये सब चीज़ें फेक हैं। वो फेक तरीके से ही करते हैं, बोट्स के तरीके से ही करते हैं। किसी न किसी दिन आपका पेज भी डिलीट हो जाएगा। तो आप सिर्फ ऑर्गेनिक वे से जाओ, ऑर्गेनिक काम करो, अपने कंटेंट पे ट्रस्ट करो, अपनी फ्लो पे ट्रस्ट करो। टाइम लगेगा लेकिन आपके चीज़ें अच्छी चली जाएंगी। आपको अगर आपके कंटेंट में एक दम है, आपका कंटेंट अच्छा है, ऑडियंस पसंद करेगी, तो आप आगे चले जाओगे जी। तो आपको रॉन्ग प्रैक्टिसेस बिल्कुल नहीं करनी, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड पार्टी कोई कहीं पे भी आपका फेसबुक लॉगिन या मेटा लॉगिन या फिर इंस्टाग्राम पासवर्ड और यूज़र नेम मांग रहा है, तो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं डालना है, वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना जी। डर्टी सीक्रेट पे बात करते हैं। मैंने सुना है कि बहुत सारी जो एजेंसीज होती हैं वो रॉन्ग प्रैक्टिस करके ब्रांड्स के जो अकाउंट्स होते हैं उन पे व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, तो इसको आप थोड़ा समझाओगे? हाँ संदीप जी, ठीक है, इस पे खुल के बात करते हैं। हाँ, जैसे मेरी एक ब्रांड है जी, और मैं सोशल मीडिया हैंडल भी करता हूँ, ब्रांड स्ट्रेटजीज में हूँ, कंसल्टेंसी भी देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं सेल्स पिच तक और सेल्स तक जा करके, लाइक आपका सेल्स फनल भी डेवलप करके देते हैं कि लीड जनरेशन, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्चुअली। तो होता क्या है कि कई बार तो एजेंसीज क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा करते हैं
कि मान लो कि कोई क्लाइंट मेरे पास में ऑनबोर्ड हुआ, फॉर XYZ कोई क्लाइंट मेरे पास में ऑनबोर्ड हुआ, और मैं ये चाहता हूँ कि उसको विद इन ए मंथ इम्प्रेसिव वे में मैं ये बता दूं कि मैंने इतना अच्छा काम किया, देखो इतने फॉलोअर्स आ गए आपके पास में, आपकी रील्स पे इतने व्यूज़ आ गए। मैं मेरी टीम या मैं मेरी किसी भी ब्रांड के साथ ऐसी काम ना हमने आज तक किया है, ना हम आगे करेंगे। हमारी किसी भी क्लाइंट का या किसी भी ब्रांड का कोई पेज अभी डीएक्टिवेट नहीं हुआ या अकाउंट क्लोज नहीं हुआ इंस्टाग्राम की तरफ से। हमने सिर्फ यही बोला ब्रांड्स को कि जो ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ के साथ में काम हो सकता है वो फेक के साथ में नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, शायद कुछ ब्रांड्स इसलिए भी कर पाती हैं, या छोटी जो सोशल मीडिया एजेंसीज होती है ना, उनके पास में ना क्लाइंट का कई बार प्रेशर होता है। क्लाइंट नहीं समझता इन चीज़ों को, उनको सिर्फ ये समझ आता है कि मुझे 1 महीने में इतने फॉलोअर्स कर दो कि क्या आप मीडियोकर बिजनेस है, छोटा बिजनेस चला रहा है, थोड़ा एक तरह से उसको ये कि इम्पल्सिव माइंड में ऐसा आ रहा है कि इम्पेशेंस है कि सोशल मीडिया से पता नहीं मेरी ब्रांड कहाँ पहुँच जाएगी, तो वो लोग प्रेशर बना देते हैं अपनी सोशल मीडिया टीम पे। और छोटी सोशल मीडिया टीम फिर शॉर्टकट्स ढूंढती है कि यार ठीक है, मैं इनसे बात करके ऐसे फॉलोअर्स बढ़वा देता हूँ, या बोट फॉलोअर्स बढ़वा देता हूँ, या लाइक्स बढ़वा देता हूँ, प्लेस बढ़वा देता हूँ। इसी वजह से फिर ये चीज़ें होती हैं कि उनके अकाउंट ब्लॉक भी होते हैं, बंद भी हो जाते हैं, बैन भी हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए, सोशल मीडिया एजेंसीज को भी नहीं करनी चाहिए, और क्लाइंट्स को भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए कि ऐसी चीज़ें करने से अच्छा है कि आप ऑर्गेनिकली जाओ। ज़्यादा अच्छा वही रहेगा कि आप ऑर्गेनिकली वर्क करो। आप समझ के देखो इस चीज़ को कि एक ब्रांड पे, अच्छी जो ब्रांड है, वैल्यूएबल ब्रांड जो भी हैं, उनको ये पता होता है कि मेरे पास में फॉलोअर्स 1000 है या 10,000 है, ये डिपेंड करेगा उनके पोटेंशियल पे। अगर 1000 फॉलोअर्स के साथ में मेरे पास एक ऑर्गेनिक ऑडियंस आ रही है मेरा प्रोडक्ट परचेज करने, या जो मैं चाहता हूँ वो अचीव हो रहा है मुझे, तो मैं खुश हूँ उसमें, वो ज़्यादा बेटर है बजाय 10,000 फेक फॉलोअर्स के जिससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा। और आपकी ऑडियंस को भी समझ आता है आपके पेज पे फॉलोअर्स देख के कि इस ब्रांड पे फेक फॉलोअर्स हैं या ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं। तो इससे तो हमेशा ही बचना चाहिए, और एजेंसीज को भी समझाना चाहिए, अपने क्लाइंट को एजुकेट करना चाहिए कि इसमें सर कोई बेनिफिट है नहीं, अपना नहीं जाना चाहिए इस डायरेक्शन में। तो आपके अकॉर्डिंग सर ब्रांड्स को फॉलोअर्स से फ़र्क पड़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आप अच्छी ब्रांड हो, आपके कंटेंट में स्ट्रेटजीज हैं, आप की टीम क्रिएटिव है, आपकी सोशल मीडिया एजेंसी क्रिएटिव है, तो आपके पास में फॉलोअर्स और एंगेजमेंट चल के खुद से ही आ जाएगा। पर कोशिश ये करनी चाहिए कि ब्रांड प्रायोरिटी पे हो, अपन ब्रांड को रिप्रेजेंट करें, ना कि हम एज ए क्रिएटर काम करें कि हम क्रिएटर हैं और प्रोडक्ट को इस डायरेक्शन में जाके मूव करें कि हम बहुत कुछ चीज़ें ऐसी कर रही हैं कि कंटेंट पे ही डिपेंड हो गए। हम प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें, हम प्रोडक्ट की यूएसपीज को इम्प्रूव करें, और उनको क्रिएटिव वे में सोशल मीडिया के ऊपर रिप्रेजेंट करें, तो उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करें। अभी आपने बात करी ऑथेंटिक वे में ग्रो करने की। हाँ। तो जो हमारे नई ब्रांड्स के ओनर हैं या जो क्रिएटर्स हैं, अगर वो अभी ग्रो करना चाह रहे हैं सोशल मीडिया पे, हाँ, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा जिससे वो जल्दी से वायरल हो जाए या अच्छी ग्रो मिल जाए उनको? वायरल तो हर कोई होना चाह रहा है संदीप जी आजकल, पर हाँ, क्रिएटर अकाउंट और बिजनेस अकाउंट में डिफरेंस भी होता है। क्रिएटर अकाउंट होता है, उसका जो मेन मोटिव होता है ना, वो ये चाहता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है या जो मैंने क्रिएट कर दिया या रील बना दिया, कंटेंट बना दिया, बहुत सारे लोगों के पास पे पहुंचे। उनके लिए व्यूज़ ही मैटर कर रहे हैं, 1 मिलियन जाए, 2 मिलियन जाए, 3 मिलियन जाए, उनके अकाउंट पे जितनी ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ेगी वो उतनी पॉपुलर होते चले जाएंगे, राइट। ब्रांड्स के लिए इंपॉर्टेंस ये है कि CTA के बाद कहाँ पे क्लिक्स आ रहे हैं। CTA का मतलब है कि एक वीडियो मैंने सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए देख लिया, और एक वीडियो मैंने देख के स्क्रॉल नहीं किया, उस पर लास्ट में जो CTA था, परचेज के लिए था, विजिट के लिए था, वेबसाइट विजिट के लिए था, स्टोर विजिट के लिए था, कोर्स इनरोलमेंट के लिए था, उस पर टैप किया और मैंने वो चीज़ खरीद ली, परचेज कर ली, उसको कंज्यूम किया, उनको पे किया, वो ब्रांड्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो दोनों की स्ट्रेटजी अलग अलग होती हैं। एक हो गया एंटरटेनमेंट का मीडियम ज़्यादा से ज़्यादा या नॉलेज शेयरिंग का, और एक हो गया कि वहाँ पे मुझे उस कंटेंट को मीडियम बना करके और मेरे CTA पे लेके आना है मेरे क्लाइंट को। तो दोनों की स्ट्रेटजी में जरूर डिफरेंस रहेगा। अब उसको समझाने बैठेंगे तो अपन बहुत टाइम लग जाएगा, पर हाँ, इन्फ्लुएंसर प्रोफाइल या क्रिएटर प्रोफाइल या ब्रांड प्रोफाइल्स पे कंसिस्टेंसी हमेशा मैटर करेगी, एक पिलर की तरह काम करेगी। क्रिएटर आप हो तो आप अपने एक तरह से अपनी नीश के टॉप 10 क्रिएटर्स देखो, उनके कंटेंट को रिव्यू करो, उनके टॉप कंटेंट्स को रिव्यू करो, एक स्ट्रेटजी फॉलो करो। रैंडम वे में मत जाओ आप। रैंडम वे में अगर आप चले भी गए ना, अपने पेज को कहीं पहुंचा भी लिया, तो हो सकता है कि उतनी ब्रांड वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाओ। एक अच्छी नीश के अकॉर्डिंग जाओगे, टाइम लगेगा लेकिन आउटपुट अच्छा आएगा। और एज ए ब्रांड जितना आपकी टीम क्रिएटिव होगी, आप जितना क्रिएटिवली अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर पाओगे डिफरेंट वेज में, उतना ही लोग आपसे इंप्रेस हो जाएंगे। एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ मैं, जो यूथ फाउंडर्स हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मैं इंस्टाग्राम से ही अपनी ब्रांड स्टार्ट कर रहा हूँ। हो सकता है कि उनको मंथली कुछ रेवेन्यू जनरेट भी होते हैं, पर वो ब्रांड्स, अपन उनको ब्रांड नहीं बोल पाते। ब्रांड बहुत आगे जाके का स्टेज है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि एक चीज़ होती है, जैसे मान लो कि मेरे 1 मिलियन फॉलोअर हो गए और मैं फैशन में था या थी, और फिर मैंने एक मेरी ब्रांड लॉन्च कर दी, क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च कर दी, तो
यहाँ पे जो ब्रांड है, वो जो प्रोडक्ट है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या था, वो कंटेंट था जो मैंने क्रिएट किया था एज ए क्रिएटर, उसकी वजह से लोग परचेज कर रहे हैं। तो आपकी ब्रांड वैल्यू आपके कंटेंट की वजह से बनी। लेकिन ब्रांड्स जब स्टार्ट होती हैं तो आपके प्रोडक्ट को आपको प्राइमरी रखना होता है, तो आपको उस टाइम पे यूएसपी डालनी होती है उसमें। तो क्रिएटर ब्रांड डिफरेंट होती हैं और एज ए ब्रांड ग्रो करना एक डिफरेंट सिचुएशन होता है। तो इंस्टाग्राम पे जब भी कुछ लॉन्च करो या कुछ भी बनाओ आप, तो बहुत ईजी तो नहीं है, बस नया पैटर्न है, मार्केटिंग का नया तरीका है। जैसे पहले न्यूज़पेपर हुआ करते थे, रेडियो हुआ करता था, आज के दिन मार्केटिंग का पैटर्न सोशल मीडिया है। हो सकता है 10 साल बाद ये चेंज हो जाएगा, कुछ और आ जाए, पर अभी के लिए ये है। तो जब भी मार्केट में जाओ तो अपनी ब्रांड पोजिशनिंग क्लियर रखो, आपके लोगोज डिफाइन रखो, आपकी टच पॉइंट्स डिफाइन रखो, आपके कलर पैलेट्स डिफाइन रखो, आपका जो एम है वो डिफाइन रखो। मींस आपकी ब्रांड को लेके आप बहुत ज़्यादा क्लियरिटी में रहो, तब फिर आप ब्रांड को स्टार्ट करो। फिर आप इंस्टाग्राम से करो, वेबसाइट से करो, जैसे भी आपकी मर्जी है। जी, तो सर जैसे कि आप ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, तो एक छोटा सा सवाल, हाँ जी, कि जो भी क्रिएटर्स जो हमें देख पा रहा है और उसके बहुत ज़्यादा फॉलोवर नहीं है, हाँ, उसके बाद अगर वो ब्रांड से रीच आउट करना चाहे, हाँ, तो वो कम फॉलोवर्स वाला क्रिएटर ब्रांड से कैसे रीच आउट कर सकता है? अब जाकर के मैं आपको ये बहुत क्लियरली समझा सकता हूँ इस बारे में कि फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा कई बार मैटर तो करते हैं, ऑब्वियसली मैटर करते हैं। ब्रांड्स को बहुत सारे लोगों के पास पहुंचना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे क्रिएटर्स को ब्रांड चांसेस नहीं देती। वे डिफरेंट हो सकता है, बार्टर कोलैब हो सकते हैं, कम पे आउट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपकी नीश डिफाइंड है, जैसे मान लो कि आप फिटनेस में हो और आपके फॉलोअर्स चले गए 5000 या 10,000 और आपकी इंगेजमेंट बहुत हाई लेवल पे जा रही है, आपने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है, वैल्यू बहुत अच्छी ऐड करी है आपने, आपके फॉलोअर्स हैं उनकी एक तरह से नीश बहुत अच्छी है, बहुत वैल्यूएबल लग रहे हैं वो सारे लोग में, तो ब्रांड्स क्या करेंगे कि अगर आप रीच आउट कर रहे हो ब्रांड्स को बार बार डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, आपको रीच आउट तो देखो करना पड़ेगा, पहले स्ट्रगल आप ही को करना पड़ेगा जब तक आपके पास अच्छे फॉलोअर्स नहीं है। तो हो सकता है कि आपने 100 ब्रांड्स को अप्रोच किया तो 90 ने में भी रिप्लाई नहीं किया, लेकिन 10 में से आपके पास 7-8 कुछ प्रपोजल लेके आएंगे कि हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं, उसके बदले में आप हमें ये कर दो। और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि आपको एटलीस्ट एक कोलैब मिल रहा है वहाँ से, एक वैल्यू एडिशन मिल रहा है वहाँ से, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। तो द थिंग इज़ कि आपके कंटेंट की क्वालिटी और आपकी नीश मैटर कर रही है वहाँ पे। फॉलोअर्स में भी कम है तो भी आपकी अगर एंगेजमेंट अच्छी आ रही है तो मे भी कुछ ब्रांड्स आपको चांसेस दे दे। जी, डेफिनेटली, यस। तो सर किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन होने से बचाने के लिए क्या क्या स्टेप लेने चाहिए? संदीप जी, मैं तो इंस्टाग्राम के सारे ही जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अकाउंट्स की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहता हूँ। आपकी अपनी वर्चुअल प्रॉपर्टी है वो, उसको बचा के रखना चाहिए। उसमें आपने इन्वेस्टमेंट डाला है, टाइम का इन्वेस्टमेंट डाला है, क्रिएटर्स को अमाउंट दिया होगा, एजेंसीज़ को अमाउंट दिया होगा आपने, उसकी सिक्योरिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एक तो आप कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करें, दूसरा हर एक प्लेटफॉर्म को आप वेरीफाइड ज़रूर रखें। वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपने अगर वेरिफिकेशन स्टेप्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए ना, तो किसी भी अनवांटेड वजह से ज़बरदस्ती आपका कोई भी प्लेटफॉर्म बैन नहीं होगा। और फिर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें, कुछ अनएथिकल चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं लाएं, तो दैट्स द बेस्ट वे टू सेव योर अकाउंट्स। और सर लास्ट सवाल, आने वाले 5 साल में सोशल मीडिया का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं आप? आने वाले 5 साल में मुझे लगता है कि सोशल मीडिया बहुत आगे जाएगा। इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए और भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। एआई का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आज भी आप देखो एआई के क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अभी टाइम लगेगा बट उस चीज़ में। अभी दूसरी चीज़ ये कि जो प्रोडक्ट बेस्ड सर्विसेज है ना, उनमें एआई के थीम पे एक कस्टमर जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ क्लोथ्स परचेज करना चाह रहा हूँ, तो आप एआई से आपने उसको इन्हेंस कर दिया, वो सब ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि ह्यूमनॉइड एक्सपीरियंस मिले, कोई ह्यूमन ही आपको बताए कि उस कपड़े को पहन के उसको कैसा लगा, उसको फील कैसा आया, वो अच्छा है कि नहीं है, वो अपना डेली लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करे, तो हम ट्रस्ट ज़्यादा कर पाते हैं। और एआई कंटेंट को अपन समझ पाते हैं कि इसको आर्टिफिशियली सुंदर बना लिया है किसी ने, तो वो डिफरेंस हमेशा रहेगा अभी के लिए तो। बट हाँ, एआई के इन्वॉल्वमेंट से बहुत ज़्यादा चीज़ें लोग शॉर्ट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम ने, अब मेटा ने जो ये जितने भी अकाउंट्स सारे रिमूव करे, वो अपने मेटा एआई से ही करे उन्होंने। कुछ उन्होंने फिल्टर्स लगाए, उनको एक साथ समझ में आया कि ये पेजेस ये चल रहे हैं। ह्यूमन सर्विस नहीं थी कि देख देख के एक अकाउंट को अपन ने वेरीफाई किया और फिर निकाला। वो एक तरह से उन्होंने एक पूरा एजेंटिक सिचुएशन क्रिएट किया, पूरा एक अपना जो भी उनका इंटरनल थिंग है वो बनाया, और सारी चीज़ें कुछ फ्लैग्स देखे उनसे, और वो फ्लैग्स जहाँ जहाँ चेकआउट हो रहे थे वो सब फिर वाइप आउट कर दिया उन्होंने। जी, तो ऐसे इसका इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगा, और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इट्स ए गोल्डन पीरियड डेफिनेटली।